बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? मतलब किसने कहा था कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, जब तक भारत का भी विकास नहीं होगा। किसने कहा था कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का भी विकास नहीं होगा? ये कौन कहा था? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी बोले थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इस बात को आपको याद रखना है। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। पहली पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, आपको पूछा जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन थे, तो आप बोलिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक ना। आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? तो मानव विकास रिपोर्ट का जो प्रकाशन होता है वो UNDP द्वारा होता है। ठीक, UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट जो भी होता है पार्टी, इसके द्वारा क्या होता है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन होता है UNDP द्वारा। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है मेरे दोस्त कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। इस बात को आपको याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कि गरीबी के कुचक्र को धारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? इसका करेक्ट आंसर होगा रैगनर नकर्स ने गरीबी के कुचक्र की धारणा का विकसित की। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला राज्य कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा गोवा भारत की ऐसा राज्य है जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है। कहाँ पे? गोवा में। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कर रहा है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? मतलब किसी देश में एक साल की जितनी आय होगी वो आय को क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय। ठीक ना। मान लेते हैं कि भारत में एक वर्ष में मतलब 9 अरब या 10 अरब उसका संपत्ति हुआ कुल, तो उसका राष्ट्रीय आय भी 10 अरब आपको होगा। ठीक ना। मतलब एक साल में देश को जितनी आमदनी होती है, जितनी उसकी आय होती है, उस आय को हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कर रहा है। 9 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि टाका किस देश की मुद्रा है? टाका किस देश की मुद्रा है? तो टाका आपका बांग्लादेश का मुद्रा है। ठीक ना। जैसे भारत का मुद्रा क्या है? रुपया। भारत का जिस प्रकार मुद्रा रुपया है, ठीक उसी प्रकार बांग्लादेश का जो मुद्रा है वो आपका टाका है। बांग्लादेश का जो मुद्रा क्या है? टाका। मतलब टाका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश को। आप इस बात को भली भांति याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया? तो बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो स्थापित हुआ था 1976 ईस्वी में। बिहार में
जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था 1976 ईस्वी में, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। बिहार में ग्रामीण बैंक का स्थापना कब किया गया था? 1976 ईस्वी में। लेकिन आपसे पूछ देगा कि भारत में, अगर भारत का नाम ले लेगा, भारत का, ठीक, तो भारत का अगर नाम ले लेगा कि भारत में ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया है भारत में, तब 1975 हो जाएगा, ठीक। इस बात को आपको याद रखना है। अगर भारत की बात क्या करेगा कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापित कब किया गया, तो 1975 ईस्वी में। लेकिन ये क्वेश्चन आपका है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया, तो इसका आंसर जो सही होगा सी, 1976 ईस्वी को। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिला स्तर पर। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार ऋण प्रदान करती है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषि को किस प्रकार ऋण प्रदान करती है, इसका करेक्ट आंसर होगा अल्पकालीन और मध्यकालीन दोनों, ठीक ना। अल्पकालीन और मध्यकालीन दोनों, ठीक ना। अगर ऑप्शन में आपको मध्यकालीन नहीं दे रहेगा तो आपका करेक्ट आंसर होगा अल्पकालीन, ठीक ना। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में अल्पकालीन और मध्यकालीन दोनों आंसर होगा, ठीक ना, दीर्घकालीन नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखना है। आपका आंसर होगा अल्पकालीन और मध्यकालीन, ठीक ना। यहाँ पर लिखना चाहिए था ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन, तो ए और बी दोनों हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार ऋण प्रदान करती है, तो अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है और मध्यकालीन ऋण प्रदान करती है, ठीक ना। इस बात को याद रखना है। दोनों ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक ना। इसमें गलती दिया है कि ऑप्शन नहीं दे पाया है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 13 कह रहा है मेरे बच्चे कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो आपका सेवा क्षेत्र, ठीक है, सेवा क्षेत्र, ठीक। और कृषि क्या है, कृषि जो है, कृषि वो पहला क्षेत्र है। किस क्षेत्र को पहला क्षेत्र कहेंगे, तो कृषि क्षेत्र को। किस क्षेत्र का दूसरा क्षेत्र कहेंगे, उद्योग क्षेत्र को। किस क्षेत्र को तीसरा क्षेत्र कहेंगे, सेवा क्षेत्र को। इस बात को याद रखिएगा। तीसरा क्षेत्र किसे कहिएगा, सेवा क्षेत्र को। पहला क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को। दूसरा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र को। इस बात को आपको भली भांति याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उदारीकरण। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, उदारीकरण, ठीक ना। सरकार द्वारा मान लें कि किसी में छूट दे दिया जाए तो उसको बोलते हैं उदारीकरण। मान लेते हैं, उदारीकरण हम समझा देते हैं आपको कि मान लेते हैं कि भारत में कोई नियम बनना, ठीक ना, वो कठोर नियम है, लेकिन जनता ने इससे कहा कि इसको रद्द कर दिया जाए, तो बाद में उस कानून को रद्द कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया, ठीक ना, हटा दिया गया, उसको बोलते हैं उदारीकरण। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। मतलब सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं मेरे दोस्त कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में। कहाँ पे, जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थापित है, जेनेवा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 35। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे बच्चे। 17 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चे, 17 नंबर
सहकारिता प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? सहकारिता प्रांतीय प्रांतीय में तो राज्य होता है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरण योग्य विषय कब बना? तो 1919 ईस्वी, ठीक ना, 1919 ईस्वी। अच्छा, हस्तांतरण का मतलब क्या होता है? हस्तांतरण मतलब होता है, ठीक ना, कि पहले किसी और के पास था और आप किसी और को हाथ में दे दिए, सौंप दिए वो जिम्मेदारी, ठीक ना। मतलब पहले किसी और की ये जिम्मेवारी था, लेकिन ये जिम्मेवारी अब से नहीं संभाला गया तो आप किसी और को ये जिम्मेवारी सौंप दिए, तो उसे बोलते हैं हस्तांतरण। हस्तांतरण मतलब अपना हाथ से दूसरे हाथ को में सौंप देना। चलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1919 ईस्वी। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्यों चलते हैं। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो मैग्नीज उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश है। क्या है? मैग्नीज, ठीक ना। मैग्नीज का फॉर्मूला होता है Mn, मैग्नीज Mn। मैग्नीज का फॉर्मूला क्या होता है? Mn, जो 25 पे होता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। लौह अयस्क का एक प्रकार कौन है? निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट। हेमाटाइट हेमाटाइट जो है लोहा का एक प्रमुख अयस्क है, ठीक ना। ओके, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे दोस्त। 20 नंबर कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना बनाया गया है। इस बात को याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? भारत का पहला स्वदेशी मतलब अपना देश का। स्वदेशी में तो क्या होता है? अपना देश का। भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र कौन है? तो इसका आंसर होगा कलपक्का परमाणु विद्युत केंद्र, जो कि ठीक ना मद्रास में है, ठीक ना। कलपक्का परमाणु केंद्र, कलपक्का परमाणु विद्युत केंद्र इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र कौन है? तो कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा मेरे बच्चे। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। 23 नंबर क्वेश्चन करा कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ क्या होता है? खनिज पाया जाता है। प्राकृतिक गैस जो होता है किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो दुर्गापुर में, ठीक ना। ये जो दुर्गापुर में लौह इस्पात उद्योग बनाया गया, ये ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। दुर्गापुर जो है फिलहाल बंगाल में स्थित है। बंगाल में एक जगह है जिसका नाम ही दुर्गापुर है, वहीं पे लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं मेरे बच्चे कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? तो कोलकाता हावड़ा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोलकाता हावड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओडिशा में। करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ओडिशा होगा। इसका करेक्ट आंसर मेरे बच्चे ओडिशा होगा, जो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 28 की ओर। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेन्नई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका भी आंसर क्या होगा, डी। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, तो जमशेदपुर के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा जमशेदपुर को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है कि कौन जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, मतलब इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसमें सभी, क्या कि सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। कोयला जो है जीवों का अंश से बना हुआ है। जीवाश्म ईंधन किसको बोलते हैं, जो जीवों के अंश से बनता है। जैसे लाखों करोड़ों और अरबों साल पहले पेड़ पौधा जीव जानवर पृथ्वी के तले दबकर ताप एवं दाब के कारण वो जीव जो कोयला बन गया, पेट्रोल बन गया, प्राकृतिक बन गए, प्राकृतिक गैस बन गए। ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है ना, क्योंकि ये जीवों का अंश से प्राप्त है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। जीवाश्म ईंधन कौन है, तो इनमें से सभी इसका होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे। 31 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी को हुई थी। इस बात को आपको याद रखिएगा, 1973 ईस्वी को। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इसका करेक्ट आंसर होगा असम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी असम। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 मेरे बच्चे कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो 1972 ईस्वी को। 1972 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1972 ईस्वी को। इसका करेक्ट आंसर मेरे बच्चे 1972 ईस्वी का। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। भारतीय वन्य जीव का बोर्ड का गठन 1972 ईस्वी में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, 1972 ईस्वी, 72, ठीक ना। 1972 ईस्वी को वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया था। और 1952 ईस्वी को बिहार बोर्ड का गठन किया गया था। इस बात को आपको याद रखना है। 1952 ईस्वी में बिहार बोर्ड का गठन हुआ था, लेकिन वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1972 ईस्वी को। आपको याद रखना है 1972 ईस्वी। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसका आंसर होगा 1972 ईस्वी मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चल रहे हैं। आयुर्वेद के जनक कौन है, तो चरक। इसका ऑप्शन एक क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा चरक। आयुर्वेद का जनक किसे, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, चरक को। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है। टेक्सोल एक पौधा होता है, उस पौधे से कैंसर का इलाज होता है। इस ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। मेरे बच्चे 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन, कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होता है, उस ऊर्जा को काचे बोलेंगे, नवीकरणीय। जैसे सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाला है, इसको खत्म होने में और वो मिलियनों वर्ष लग सकता है, कभी खत्म नहीं होगा सौर ऊर्जा। लेकिन कोयला को आप
कोयला खत्म हो जाएगा। कोयला एक निश्चित है, ये खत्म हो सकता है। पेट्रोलियम भी एक निश्चित है, प्राकृतिक गैस भी क्या है, एक निश्चित है। लेकिन जो सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा वो क्या है, बहुत है, इसको खत्म नहीं हो पाएंगे। जब तक सूरज रहेगा, जब तक सूर्य भगवान रहेगा, जब तक हमको सौर ऊर्जा मिलते रहेगा। अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा। और ये जो है अनवीकरणीय है, ये क्या है, अनवीकरणीय, ये अनवीकरणीय है। लेकिन नवीकरणीय कौन है, सौर ऊर्जा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ है, हीराकुंड बांध। इस बात को आपको याद रखना है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, हीराकुंड बांध, इस बात को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 38 आपको कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चे भागलपुर। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भागलपुर। भागलपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, भागलपुर में है। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है, तो एल तरंग। सबसे विनाशकारी जो तरंग है एल तरंग, एल तरंग है, एल तरंग, ठीक ना। सबसे मानव का जो विनाश होता है वो एल तरंग से होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस नदी को बिहार का शुक नदी कहा जाता है, मेरे बच्चे कोसी नदी को बिहार का शुक नदी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शुक नदी इसलिए कहा गया है क्योंकि कोसी नदी से ही बिहार में हर एक वर्ष बाढ़ आता है, इसलिए बिहार का शुक नदी कोसी नदी को कहा गया है। इस बात को आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। मेरा क्वेश्चन में 41 मेरे बच्चे कर रहा है, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आपका प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है, तो आपका महामारी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। मतलब सुनामी जो होता है प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी काची है, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन महामारी जो क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वर्ष 1954 ईस्वी में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। वर्ष 1934 ईस्वी में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे बच्चे होगा भूकंप का। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चे, 43 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। 43 नंबर, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है। कच्छ प्रदेश किस भूकंप पेटी से संबंधित है, तो जोन 5 से। जोन 5 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा जोन 5। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। कच्छ प्रदेश किस भूकंप पेटी से संबंधित है, तो जोन 5 से संबंधित है। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। महासागर, हम 44 नंबर क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर मेरे बच्चे, 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं। महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं, सुनामी। जब महासागर के तल में जब कंपन आता है तो उसे हम सुनामी कहते हैं। महासागर के तल में जब कंपन होता है ना, थरथराना, तो बोलते हैं सुनामी। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र को मदद ली जाती है, इंफ्रारेड कैमरा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। जैसे भूकंप आया, हम इसको समझा रहे हैं मेरे बच्चे। जैसे भूकंप आया, एक उदाहरण के द्वारा हम समझा रहे हैं। मान लेते हैं भूकंप आया, भूकंप आने की वजह से लोग दब गए, जानवर दब गए, मतलब बहुत सारे सामान, कीमती वस्तु दब गए। तो इसे पता लगाने के लिए सरकार जो होता है इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं। इंफ्रारेड कैमरा से पता चल जाता है कि यहाँ पे मनुष्य या कोई जानवर दबा हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था।
भारत का संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था, लेकिन संविधान लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था संविधान। लेकिन संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी को। 47 नंबर, एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? एनक्रुमा एक व्यक्ति का नाम है जो कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? घाना का। घाना एक देश का नाम है जो दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है घाना। घाना एक देश का नाम है। इस देश का जो राष्ट्रपति चुने गए वो एनक्रुमा जी, एनक्रुमा नाम है उस व्यक्ति का। एंड लास्ट क्वेश्चन, टुडे इज योर लास्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। मतलब राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। इसका करेक्ट ऑप्शन सी इसका होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा किसी को चिन्ह मिलता है। जैसे किसी को कमल छाप, किसी को हाथी, किसी को बैगन छाप, क्या क्या छाप मिलते रहता है, वो कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग उन लोगों को डिसाइड करता है कि लोगों को क्या देना है। इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं मेरे बच्चे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार आपका नए नए वीडियो आपको उपलब्ध होगी। बिहार बोर्ड की दृष्टि से यह वीडियो काफ़ी क्या है इम्पोर्टेंस है 2024 के लिए। तो आप दोस्तों को पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद मेरे दोस्त।